गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 19th ऑफ जून, तो हम डिस्कस करेंगे 19th ऑफ जून के करंट अफेयर। और सबसे पहले प्लीज चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए देखते हैं क्या है मॉर्निंग का थॉट और इसके साथ में स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए उनका एक आदर्श वाक्य है, अपने आदर्श को पाने के लिए सैकड़ों बार असफल होने पर भी आगे बढ़ो। यानी आपने अगर कोई एम डिसाइड कर लिया है, कोई मोटिव डिसाइड कर लिया है, तो आप बार बार अगर असफल हो रहे हैं तो भी सफलता के लिए उसमें लगे रहिए, अपने अंदर प्रयास करते रहिए, अपने अंदर कोशिशें करते रहिए और साथ में ही अपने अंदर जो आपकी जो भी पर्सनालिटी में जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है उसको दूर करते रहिए। निश्चित ही जीवन में सफलता मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जो विचार, उनके जो थॉट्स हैं वो हमेशा हमको मोटिवेट करते रहते हैं। इन्हीं विचारों के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट जो बात कर रहे हैं, विश्व सिकल सेल डे यानी वर्ल्ड सिकल डे सेल डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 19th ऑफ जून को मनाया जाता है। इस बार भी 19th ऑफ जून को यानी 19 जून को हम मना रहे हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके द्वारा 2008 में ये घोषणा करी गई थी कि हर साल 19 जून को हम ये डे मनाएंगे, यानी वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाएंगे। क्लियर? तो हमने बात कर ली वर्ल्ड सिकल सेल डे के बारे में। नेक्स्ट जो बात करें, सिकल सेल रोग क्या होता है या जो ये डिजीज होती है वो क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में जो आरबीसी होता है यानी जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसका स्ट्रक्चर अलग तरीके से होता है। स्ट्रक्चर अलग तरीके का मतलब ये है कि जैसे जो स्ट्रक्चर होता है वो उस तरीके से ना होकर इस डिजीज में अर्धचंद्राकार होता है या अलग अलग, जैसे हंसिया होता है ना उस तरीके का, यानी जो कुल्हाड़ी का जो आकार होता है उस तरीके से हो जाता है, या हाशिए का जो आकार होता है इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जहां से ये ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जाती हैं उन वाहिकाओं में चिपक जाती हैं, जिससे कि ये डिजीज हो जाता है। अच्छा, एनीमिया और इसके बीच में अगर डिफरेंस करना चाहोगे तो जो स्किल सेल डिजीज है ये जेनेटिक होता है, आनुवांशिक होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। और एनीमिया क्या है? जब हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तो क्या होता है, तब एनीमिया एनीमिया जो डिजीज है वो होता है। क्लियर हो गया? जो नॉर्मली हम एनीमिया जिसको जानते हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो क्लियर है? दोनों में बात समझ में आ गई। और देखो, जब क्या होगा, जब रेड ब्लड सेल्स पूरी तरीके से हमारी बॉडी में प्रवाहित नहीं होंगी तो उससे प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमें ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी को अच्छे से नहीं मिल पाएगा, है ना? तो ये सारी परेशानियां हो सकती हैं। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऑलमोस्ट जो भारत का कोस्टल एरिया है वहां पर ये स्किल सेल जो है, जो ये डिजीज है वो देखने को मिल सकता है। जैसे कि केरला है, महाराष्ट्र है, गुजरात का एरिया है, तमिलनाडु का एरिया है, मध्य प्रदेश भी है। तो ये सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनमें ये डिजीज पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, 19th ऑफ जून को विश्व एथनिक डे यानी वर्ल्ड एथनिक डे हम मनाते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि अपनी जो विरासत है, अपनी जो संस्कृति है, जो अपने एथिक्स हैं उनको उसकी उसके जो रूट्स हैं, उसकी जो जड़ें हैं उसको बांध कर रखने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए ये पूरे वर्ल्ड में ये डे मनाया जाता है। ठीक है, तो हमने बात कर ली वर्ल्ड एथनिक डे के बारे में जो 19th ऑफ जून को मनाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेशनल रीडिंग डे के बारे में, जो हर साल 19 जून को मनाया जाता है हमारा जो सीबीएसई है, यानी जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उसके द्वारा। साथ में मैं आपको बता दूं कि इस दिन की स्टार्टिंग कब करी गई थी। तो इस दिन की स्टार्टिंग करी गई थी 1996 में। कब करी गई थी? 1996 में पहला जो रीडिंग डे है उसको स्टार्ट किया गया था। इसके पहले की थोड़ी हिस्ट्री है वो जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम केरला में एक मूवमेंट चला था, लाइब्रेरी मूवमेंट, पुस्तकालय मूवमेंट, या जिसको हम लाइब्रेरी मूवमेंट कहते हैं, वो चला था। इस मूवमेंट को चलाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति थे पीएन पडिक्कर। तो इनकी पुण्यतिथि होती है 19 जून को। 1995 में इनकी डेथ हो गई थी 19 जून को। तो उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए ही हम जो नेशनल रीडिंग डे है ये मनाते हैं। और इस बार हमने 2023 में 28 नंबर का नेशनल रीडिंग डे मनाया है। ओके, हमने बात कर ली नेशनल रीडिंग डे के बारे में। क्लियर? देखो, हम बात करें नेक्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो हर साल 19 जून को मनाया जाता है। जिन महिलाओं के प्रति, अगर किसी भी महिला के प्रति कुछ मानसिक, शारीरिक या जो इमोशनल
इमोशनली जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसके प्रति पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। क्लियर? तो हमने बात कर ली इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, देखो चेन्नई में कुछ दिन पहले न्यूज कवर करा था कि चेन्नई में 13 जून से जो वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप है वो स्टार्ट हो गया था 13 जून से। इसकी समाप्ति हुई है 17 जून को। तो इसमें जो टीम जीती है वो कौन जीती है? मिस्र जीती है। मिस्र फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे मलेशिया है और थर्ड नंबर पे कौन है? तो भारत और जापान है। तो इनके जो विजेता रहे हैं इनको पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन और साथ में वहां के खेल मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन, उनके द्वारा जो ये अवार्ड है, प्राइजेस हैं, वो इन खिलाड़ियों को दिए गए हैं जो स्क्वैश चैंपियनशिप में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया या जो विजेता रहे हैं। क्लियर? ओके, हमने बात कर ली किसके बारे में? वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप के बारे में। ओके, देखो अब हम बात करें ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में। ग्रैमी अवार्ड की जो 3 श्रेणियां हैं वो स्टार्ट की गई हैं, वो कौन कौन सी है देख लेते हैं। तो नई 3 श्रेणियां स्टार्ट की गई हैं जिसमें अफ्रीकी संगीत प्रदर्शन, ठीक है क्या? अफ्रीकी संगीत प्रदर्शन स्टार्ट किया गया है। सेकंड है सर्वश्रेष्ठ पॉप नृत्य रिकॉर्डिंग और तीसरा है सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक जैज एल्बम। क्लियर? साथ में मैं आपको बता दूं कि जो ये ग्रैमी अवार्ड दिए जाते हैं ये एक तरीके से पहले इसके ऊपर वोटिंग होती है, ठीक है? अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग तरीके से वोटिंग कराई जाती है। तो जो वोटिंग प्रक्रिया है उसमें भी 2 नई जो कैटेगरी है वो स्टार्ट की गई है। पहला क्या है? तो प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर, ठीक है, जो गैर शास्त्रीय है यानी जो नॉन क्लासिकल है ये, और दूसरा है सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर, ये भी नॉन क्लासिकल है। तो ये 2 तरीके स्टार्ट किए गए हैं किसके लिए? जो मतदान प्रक्रिया होती है, चुनाव प्रक्रिया होती है ग्रैमी अवार्ड्स के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए, उसके लिए। ओके, तो हमने बात कर ली ग्रैमी अवार्ड में जो 3 नई जो कैटेगरी स्टार्ट की गई है उसके बारे में। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अभी हमने न्यूज कल भी कवर करी थी, परसों भी न्यूज कवर करी थी कि हमारे देश में जो 4th नेशनल वाटर अवार्ड दिए गए हैं उसके बारे में। तो जो 4th नेशनल वाटर अवार्ड दिए गए हैं उसमें जो एनटीपीसी का जो बरौनी ब्रांच है, एनटीपीसी जो कंपनी है उसका जो बरौनी ब्रांच है उसको सब बेस्ट इंडस्ट्री कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा 4th नेशनल वाटर अवार्ड दिए गए हैं उसमें बेस्ट इंडस्ट्री कैटेगरी में किसे दिया गया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा एनटीपीसी बरौनी को दिया गया है। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली का जो विज्ञान भवन है वहां पर हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा ये पुरस्कार दिए गए थे। और इस समय हमारे देश के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, इनका नाम भी याद रखिएगा। क्लियर? समझ गए? तो हमने बात कर ली 4th नंबर का जो नेशनल वाटर अवार्ड्स हैं उसके बारे में। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जन औषधि योजना के बारे में, जो पिछले वर्षों में जो नागरिक दवा ले रहे हैं, हमारे देश के जो नागरिक दवा ले रहे हैं, तो जो उनके बिल हैं, है ना, अगर पूरा अमाउंट टोटल उसको पूरा ऐड किया जाए तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए उन नागरिकों के बचे हैं, ऐसा बताया गया है। यानी जो जन औषधि योजना है उसके तहत 9 वर्षों में, जो 9 सालों में जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके द्वारा जो दवा पे खर्च किया जाता, अगर किसी मेडिकल स्टोर से हम दवा लेते और हम प्रधानमंत्री जन औषधि जो केंद्र है वहां से दवा लेंगे तो उनकी दवाइयों के रेट में फर्क है बहुत ज्यादा। तो उस रेट की वजह से ये बताया गया कि पिछले 9 सालों में लगभग उन नागरिकों के 20,000 करोड़ रुपए जो बचे हैं, ऐसा रिकॉर्ड दिया गया है। साथ में जो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, कौन है वो? रवि दाधीच। कौन है? रवि दाधीच, उनके द्वारा ये डेटा दिया गया है। क्लियर हो गया? क्लियर? समझ में आ गई बात? अब देखो हमने बात कर ली यहाँ पर जन औषधि योजना के तहत जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है उसके माध्यम से जो दवाएं डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ये जन औषधि केंद्र आपको किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के पास दिख जाएगा। ठीक है, आप देखोगे तो वहां पर लिखा रहता है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। ठीक है, जन औषधि योजना के तहत अगर मैं बात करूं तो जो हमारी यूपीए की सरकार है उसने इसको कब स्टार्ट किया था?
तो इस योजना को स्टार्ट किया था 2008 में। कब स्टार्ट किया था? 2008 में यूपीए की गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई तो इसको 2015 में फिर से स्टार्ट किया गया था। ये बंद हो गई थी, इसको फिर से स्टार्ट किया गया था और इसका नाम बदलकर जन औषधि योजना के तहत 2015 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया गया था। और जो सेंटर खोले गए हैं उसका नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र उसका नाम है। जहां पर आप देखेंगे तो मेडिकल स्टोर्स बनाए गए हैं और इन मेडिकल स्टोर्स में अगर आप दूसरे मेडिकल स्टोर्स के बजाय यहाँ पर जाएंगे तो आपको सस्ती दरों पे दवाएं देखने को मिल जाएंगी, जिनकी क्वालिटी भी अच्छी प्रकार की है। क्लियर? अब बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के वाइब्रेक योग एट ऑफिस चेयर प्रोटोकॉल के बारे में। जो भारत में केंद्र सरकार है उसके वाइब्रेक योग एट ऑफिस चेयर प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको शुरू किया गया था। और शुरू करने का रीजन क्या था? शुरू करने का रीजन ये था कि जो ऑफिसेज में जो कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको योगा से रिलेटेड जो उनकी लाइफ स्टाइल है उसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, जिससे क्या होगा? जिससे उनका हेल्थ इंप्रूव होगा, जिससे उनका मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होगा। और ये किसके तहत किया जा रहा है? तो हमारे देश की आयुष मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय का मतलब क्या है? आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी, ये सब कुछ आयुष मंत्रालय के तहत आता है ना? तो आयुष मंत्रालय के तहत इसको स्टार्ट किया गया है। वाइब्रेक ऑफिस चेयर पर योग, ये एक तरीके का प्रोटोकॉल होगा जिसमें ऑफिसेज में ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा जिससे कि जो योग की प्रक्रिया है, जो योग की प्रथा है उसको स्टार्ट किया जा सके। ओके, क्लियर? जिसमें प्राणायाम होगा, ध्यान होगा और आसन होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। तो भारत में केंद्र सरकार ने वाइब्रेक योग एट ऑफिस चेयर प्रोटोकॉल शुरू कर दिया है। ये एक न्यूज है हमारे पास। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है वो एक ऐप लेकर आई है जिसका नाम है अरुण पोल ऐप। क्या नाम है? अरुण पोल ऐप नामक एक ऐप लेकर आई है अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है, उसके जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा। साथ में मैं आपको बता दूं कि अरुण पोल ऐप या ई विजिलेंस पोर्टल, ये दोनों शुरू किया गया है। अब इसके तहत क्या होगा? इसके तहत ये होगा कि जो अरुणाचल प्रदेश की जो जनता है वो अपने पुलिस से रिलेटेड उसके जो काम है, जैसे पुलिस स्टेशन में अगर वो शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो वो इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पुलिस स्टेशन से रिलेटेड उनको कोई काम है, उनको कोई रिपोर्ट दर्ज करानी है या XYZ जो भी काम है, वो इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें लगभग इस ऐप के माध्यम से लगभग 16 सेवाएं, सर्विसेज स्टार्ट की गई हैं। तो अरुण पोल ऐप के लाभ के बारे में बात करें तो नेचुरल सी बात है कि जो पुलिस है और आम जनता है उसके बीच में जो गैप है उसको कम करने की बात की गई है इसमें, और साथ में ही पुलिस और आम जनता के बीच में सहयोग को स्थापित करना और आम जनता की भलाई हो सके, सारी सर्विसेज उनको मिल सके, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये ऐप इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो हमने बात कर ली यहाँ पे अरुण पोल ऐप के बारे में। ओके, इस सेशन में इतना ही दोस्तों। जैसा कि संडे था कल, तो आज मंडे है, तो न्यूज़ आज थोड़ी कम होती है, लेकिन जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरी कोशिश रहती है कि लेकर आऊं, और साथ में ही वीक में जो न्यूज़ रह जाती है वो भी कोशिश रहती है कि वो ज़रूर मैं आपके सामने लेकर आऊं। तो चलिए कल फिर मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ में, नई बातों के साथ में, नई विचारधाराओं के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।